जीवन में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ शानदार, और परिस्थितियां आपका साथ ना दे रही हों, मसलन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, आपको रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, आपकी सेहत, आपकी हेल्थ आपके साथ ना दे रही हो, और जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचते हो उससे पहले उसका कुछ उल्टा हो जाता हो, तो आपको रशिया के महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के जीवन के बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम एसके सिंह है और द इनसाइड एसके के किताबी बातें प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्योदोर दोस्तोयेवस्की जो सिर्फ रशिया के महान लेखक नहीं थे, बल्कि वो विश्व के महानतम लेखकों में उनकी गणना की जाती है, उनको शुमार किया जाता है। और जो रचनाएं दोस्तोयेवस्की ने इस विश्व साहित्य को दिया वो तो प्रशंसा के पात्र हैं ही। जिन परिस्थितियों में ये रचनाएं रची गई, वाकई वो दोस्तोयेवस्की को और भी ज्यादा महान बना देती हैं और तारीफ के काबिल बना देती हैं। अगर उन रचनाओं की मैं बात करूं तो कुछ विश्व फेमस रचनाएं हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट जो 1866 में लिखा गया, द इडियट 1869 में लिखा गया, डेमोन्स 1872 में लिखा गया, द एडोलसेंट जो 1875 में लिखा गया, और द नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड जो 1864 में लिखा गया। बात अगर दोस्तोयेवस्की के शुरुआती जीवन की करें तो बचपन कुछ खास इतना अच्छा नहीं रहा। उसका कारण ये था कि जब वो मात्र 15 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया, टीबी बीमारी के कारण। उस समय टीबी एक बहुत ही भयंकर बीमारी मानी जाती थी और एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद दोस्तोयेवस्की के फादर मिखाइल एंड्रोविच, वो उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जरूरत से ज्यादा वो शराब पीने लग गए और इसके साथ साथ वो एक बहुत ही झगड़ालू किस्म के व्यक्ति बन गए। और उनके इसी कारण एक दिन दोस्तोयेवस्की को यह खबर मिलती है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। दोस्तोयेवस्की उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तब तक दोस्तोयेवस्की का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन दोस्तोयेवस्की के जीवन में संघर्ष यहीं से शुरू हो जाता है। दोस्तोयेवस्की को अपने भाई मिखाइल से बहुत प्रेम था। दोस्तोयेवस्की रचनाएं रचते थे और मिखाइल प्रकाशन चलाते थे, उसको प्रकाशित करते थे। लेकिन जो मौत का सिलसिला है वो यहीं पे खत्म नहीं होता। 1964 दोस्तोयेवस्की की पत्नी का टीबी के कारण मृत्यु हो जाता है और इसी साल दोस्तोयेवस्की के भाई मिखाइल की भी मृत्यु हो जाती है। मिखाइल की मृत्यु सिर्फ एक इमोशनल अटैक नहीं था दोस्तोयेवस्की के ऊपर। मिखाइल एक प्रकाशन चलाते थे, पत्रिका चलाते थे और वो दोस्तोयेवस्की की रचनाओं को भी प्रकाशित करते थे। लेकिन जब उनके भाई मिखाइल इस दुनिया को छोड़कर गए तो उन पे 5000 रूबल का कर्ज था और दोस्तोयेवस्की भी उस समय कर्जे में थे। दोस्तोयेवस्की उन कर्जदारों को वचन देते हैं कि जो मिखाइल के ऊपर जो कर्जा है वो खुद पे करेंगे और वह यह भी निश्चित करते हैं कि वह
इस प्रकाशन को चलाएंगे और इसके बाद जो है कि इस पत्रिका को भी चलाएंगे। देखते देखते 1 साल बीत जाते हैं और कर्ज कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जाता है। मिखाइल को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, हेल्थ ठीक नहीं रहती थी और इसके साथ साथ उनको जुए की लत भी थी। ऐसी परिस्थितियों में जब इनकम आ न रही हो, सामने बहुत सारे कर्जदार खड़े हों, दोस्तोवस्की के जुए की लत और ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे कि हर एक जुआरी यह सोचता है कि जो उसकी हार हुई है वो किसी ईश्वरीय कमी के कारण हार हुई है, नहीं तो उसको तो सब कुछ पता है और उसको जीतना ही चाहिए। दोस्तोवस्की ऐसे जुआ खेलते गए और उनका कर्जा बढ़ता गया। ऐसी परिस्थिति में जब दोस्तोवस्की के सामने कर्जदारों की एक बड़ी जमात खड़ी हो गई, दोस्तोवस्की बिल्कुल अंदर तक हिल चुके थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसी समय एक प्रकाशक की एंट्री होती है। वह प्रकाशक एक बेईमान प्रकाशक था। वह लेखकों के इस तरह की परिस्थितियों को भांपते हुए उनको किसी न किसी जाल में फंसा लेता था और उनकी रचनाओं पर अपना अधिकार कर लेता था। दोस्तोवस्की भी कहीं ना कहीं एक ऐसा टारगेट उसको दिखने लग गए। वह प्रकाशक क्या करता है कि वो सारे बिल, उधार के जो बिल थे जो उसके ब्रदर और दोस्तोवस्की पे थे, वो खरीद लेता है कम दामों में और दोस्तोवस्की के सामने एक वो प्रपोजल प्रेजेंट करता है। वह प्रपोजल इस तरीके से था कि अगर दोस्तोवस्की इस बात के लिए तैयार होते हैं कि दोस्तोवस्की की जितनी भी रचनाएं हैं वह उनको छापेगा और 1 साल के अंदर वह एक बड़ा नॉवेल, 140 से 160 पेज तक का नॉवेल जो है कि उनको लिख कर देगा, 1 साल में पूरा करके देगा और उसके बदले वह उसका उधार जो है कि वो चुकता करेगा। लेकिन अगर दोस्तोवस्की ऐसा नहीं करते हैं तो उन सारी रचनाओं पर उस प्रकाशक का अधिकार हो जाएगा। आने वाले समय में कोई भी रचना जो दोस्तोवस्की रचेंगे उस पे भी उस प्रकाशक का अधिकार होगा और दोस्तोवस्की को पूरे जीवन उस प्रकाशक के लिए लिखना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन दोस्तोवस्की के सामने रखी गई। दोस्तोवस्की यह बात जानते थे कि यह प्रकाशक कुछ अच्छा नहीं है, उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तोवस्की के सामने किसी तरीके का कोई चारा नहीं था और दोस्तोवस्की को इस डील पर साइन करना पड़ता है। लगभग 11 महीने बीत जाते हैं और दोस्तोवस्की का नॉवेल पूरा नहीं हो पाता। इस समय दोस्तोवस्की क्राइम एंड पनिशमेंट का कुछ ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे और द गैम्बलर का कुछ उन्होंने तैयार कर लिया था। दोस्तोवस्की 1 महीने में वो नॉवेल पूरा करना दोस्तोवस्की के लिए आसान नहीं था। उन्होंने यह बात अपने मित्रों को बताई तो मित्रों ने कुछ सजेशन दिया कि क्यों ना आप एक मोटा सा आप नोवेल के बारे में आप बता दें और उसको कई भागों में कर दें और जो उनके मित्र हैं वो कुछ पार्ट जो है कि उसके लिख लेंगे और बाद में उसको वो कंपाइल कर लेंगे। इस तरीके से उनका काम पूरा होगा, लेकिन दोस्तोवस्की इससे इनकार कर देते हैं। वहीं पे दोस्तोवस्की की जीवन में एंट्री होती है आना की। आना एक बहुत ही गंभीर और संस्कारी लड़की जो अभी अभी स्टेनो सीख कर आई है, शॉर्ट हैंड, और दोस्तोवस्की से 20 साल छोटी। आना और दोस्तोवस्की के
प्रेम प्रसंग, उनकी लव स्टोरी के बारे में मैं आपसे आगे अगले प्रोग्राम में बात करूंगा, क्योंकि फिर ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आना उनको सपोर्ट करती है, दोस्तोवस्की सिर्फ बोलते हैं, आना शॉर्ट हैंड पे लिखती है, और इस तरीके से वह जो नॉवेल होता है वो समय से पूरा हो जाता है। वो प्रकाशक इतना धोखेबाज था कि जिस दिन नॉवेल पूरा होने की जो डेट थी उस दिन वो शहर से बाहर चला जाता है। जब दोस्तोवस्की उसके ऑफिस में जाते हैं तो वो प्रकाशक जो है कि वहाँ मिलता नहीं, और उसके ऑफिस के लोग भी वो नॉवेल लेने के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन दोस्तोवस्की जाकर एक कोर्ट से पेपर बनवाते हैं और उसको पुलिस स्टेशन में सबमिट करके पर्ची लेते हैं कि उन्होंने टर्म एंड कंडीशन के अनुसार या 1 साल में यह नॉवेल पूरा करके दे दिया है। ये सब बीतता है, लेकिन दोस्तोवस्की के जुए की लत अभी वहीं की वहीं है। इससे पहले एक और बड़ी घटना जो कि दोस्तोवस्की के पूरे जीवन को प्रभावित कर देती है, 1949 में दोस्तोवस्की को मौत की सजा सुना दी जाती है। और यह मौत की सजा उनको इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उन्होंने रशिया के अंदर कुछ प्रतिबंधित किताबों को पढ़ा था। रशिया एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप, पेट्रोवस्की एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप था जिसमें स्कॉलर नए नए विचारों पर बात करते थे, उसका एक पार्ट थे, और उसी के माध्यम से उन्होंने किताब पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तोवस्की को मौत की सजा सुना दी जाती है। आप अगर बात करें तो 1821 में बर्थ और 1849 में, यानी उस समय वो 28 या 30 इयर्स के होंगे, उस समय उनको मौत की सजा सुनाई जाती है और उनको साइबेरिया जेल भेज दिया जाता है। जिस दिन उनको शूट का ऑर्डर था, जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी, उसी दिन ये सजा कुछ कारणों के कारण माफ कर दी जाती है और दोस्तोवस्की को 4 साल जेल में बिताने पड़ते हैं। अगर आप इन पूरी परिस्थितियों को देखें, पूरे माहौल को देखें, उसके बाद भी दोस्तोवस्की ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं वर्ड के लिटरेचर में, वर्ड लिटरेचर इतिहास में एक माइलस्टोन की तरह बन गया। तो आप जहां पे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, आप थोड़ा हिम्मत रखिए, साहस रखिए, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस माइलस्टोन के करीब होंगे। अगर दोस्तोवस्की ने अपनी परिस्थितियों बस तंग आकर अगर ये काम छोड़ दिया होता तो शायद दोस्तोवस्की नहीं रहते। तो किताबें बातों के इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। दोस्तोवस्की के कुछ लिटरेचर का जो लिंक है वो मैंने आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जो अमेज़न पे बहुत ही रीजनल प्राइस में उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बाद दोस्तोवस्की की लव स्टोरी, क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि एक वर्ल्ड फेमस नॉवेल है दोस्तोवस्की का, उसके बारे में हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम लिटरेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें प्रोत्साहित कीजिए। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।